ईयर 1897 में। इस टाइम पे इंडिया और कनाडा दोनों ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थे और दोनों ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थे। अब लेकिन क्योंकि कनाडा में गोरे थे तो ब्रिटिशर्स जिस तरीके से इंडियंस को ट्रीट करते थे उस तरीके से कनाडा के लोगों को नहीं करते थे। इंडिया के कंपैरेटिवली कनाडा में लोग काफी हद तक फ्री थे और कनाडा का जो डेवलपमेंट भी था वो इंडिया से ज्यादा हो रहा था। तो होता क्या है कि 22 जून 1897 को यूके के अंदर क्वीन विक्टोरिया की डायमंड जुबली सेलिब्रेट होनी थी और जो ब्रिटिश आर्मी थी उसमें सिख रेजिमेंट भी थी जिसको रिसालदार मेजर केसूर सिंह लीड करते थे। तो ये जो क्वीन विक्टोरिया की डायमंड जुबली सेलिब्रेट होनी थी इसके लिए ये डिसाइड हुआ कि ये जो ब्रिटिश आर्मी है इसमें से ये जो सिख रेजिमेंट है ये भी शामिल होगी। अब वहां शिप से जाना था और क्योंकि बाकी कंट्रीज के जो सोल्जर्स थे वो भी शिप में थे तो लौटते टाइम आर्मी को वैनकूवर कनाडा से होते हुए वापस आना था। तो मई 1897 को ये लोग निकलते हैं, 22 जून को सेलिब्रेशन अटेंड करते हैं और ये उस टाइम की सेरेमनी की फोटो है। और जब ये सेलिब्रेशन खत्म हो जाता है तो इसके बाद ये लोग वैनकूवर जो कि कनाडा में है वहां पहुंचते हैं। अब सिख रेजिमेंट में जितने भी थे इंक्लूडिंग केसूर सिंह उनको कनाडा काफी पसंद आया और वापस आने के बाद उन्होंने अपनी कम्युनिटी में कनाडा के बारे में बहुत लोगों को बताया कि कैसे वहां पे लोग रहते हैं, वहां क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, किस लेवल की फ्रीडम है, इन सब के बारे में बताया। मेजर केसूर सिंह जो थे जो इस पूरी रेजिमेंट को हेड करते थे उनको कनाडा के अंदर पहला सिख सेटलर भी माना जाता है। अब होता क्या है कि कनाडा के अंदर एग्रीकल्चर, मिल्स, माइंस और रेलवे वगैरह जो थे वहां पे काम चल रहा था और वहां पे लेबर्स की जरूरत पड़ती थी। तो इसके ठीक एक महीने बाद जब दोबारा मौका मिलता है तो पंजाब से लेबर और कुछ ब्रिटिश सोल्जर्स जो थे वो कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया पहुंचते हैं कि काम करेंगे और पैसा कमा के वापस आ जाएंगे। ये देखिए इंडिया से ये इधर कनाडा है और ये कनाडा के अंदर ये इस साइड ब्रिटिश कोलंबिया है और इस साइड ऑन्टेरियो है। तो मेनली इन्हीं एरियाज में माइग्रेशन भी हुआ। अभी भी आप अगर देखोगे तो सिख जो है वो कनाडा के अंदर इन्हीं इलाकों में ज्यादा रहते हैं। तो ये फोटो है जब ये लोग वहां पे पहुंचते हैं तब की। अब कनाडा के अंदर जो गोरे थे वो पहले से ही काफी ज्यादा पैसे में काम करते थे और जब ये लोग वहां पे गए तो इन लोगों ने कम पैसे में ज्यादा काम किया। तो ये लोग कंपनी की पहली प्रेफरेंस बन रहे थे और जिसको देख के जो वहां की लोकल जनता थी वो अनकंफर्टेबल हुई क्योंकि उनकी जॉब खतरे में आ रही थी। और इधर इंडियंस को जो पैसे मिल रहे थे वो भले ही कम मिल रहे थे लेकिन उनके लिए वो भी बहुत ज्यादा थे। और उससे भी बड़ी चीज थी कि कनाडा के अंदर जाके इंडियंस जो थे वो पहली बार उन्होंने इंडिपेंडेंस फील की और देखा कि फ्री रहकर काम करना कैसा होता है क्योंकि इंडिया के अंदर वो इस तरीके से काम नहीं कर पा रहे थे। ये लोग कनाडा से काम करके वापस पंजाब पहुंचते हैं तो पंजाब के एरिया में बात फैलने लगी कि कनाडा के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं, वहां कमाने के रास्ते बहुत ज्यादा हैं और यहां से पैसे भी ज्यादा मिल रहे हैं, फ्रीडम भी ज्यादा है। जिन घरों से सिख कनाडा गए थे धीरे धीरे पैसे आने की वजह से वो घर जो थे वो आगे बढ़ने लगे थे। तो फिर यहां से भी लोग स्पेशली पंजाब से कोशिश करने लगे कनाडा में जाके काम करने की। इनिशियली सबका यही प्लान था कि वहां जाके पैसे कमाने और फिर इंडिया वापस आना है। बेसिकली इंडिया छोड़ने का ये लोग उस टाइम पे नहीं सोच रहे थे। इसके बाद ईयर 1908 आते आते 5200 लोग इंडिया से कनाडा पहुंच गए थे। इसमें 90% सिख थे। ये ईयर वाइज डेटा है, ऐसे पहुंचे थे। अब देखिए जो सिख यहां से जाके वहां पे पैसा कमा रहे थे, वहां पे जाके काम कर रहे थे कम पैसे में, तो इसकी वजह से लोकल लोगों को कम प्रेफरेंस मिल रही थी और ये चीज उनको पसंद नहीं आ रही थी। तो इस पूरी चीज को वहां की जो मीडिया थी उसने नाम दिया हिंदू इन्वेजन। वहां के जो लोकल लोग थे वो जितने भी ब्राउन कलर के लोग थे उनको हिंदू ही बोलते थे, चाहे वो सिख हो या फिर किसी और कम्युनिटी के हो। अगर ब्राउन है तो उनको हिंदू ही बोलते थे। और जो लोकल लोग थे जब इनकी वोटिंग की बात चल रही थी तो उसको भी बंद करा दिया था। ये उस टाइम का आर्टिकल है। लेकिन एक चीज थी कि वहां जाने के बाद भी जितने भी सिख थे उन्होंने अपने कल्चर को नहीं छोड़ा। जैसे वो पंजाबी में बात करते थे, इंडिया का जो पंजाब था उनसे कनेक्टेड रहते थे। उन्होंने अपने पैसे इकट्ठे करके गुरुद्वारे भी खोले और चाहे किसी भी कंट्री का आदमी हो सबके लिए लंगर खुला था। वहां पे वो लोग बड़ी जॉब्स नहीं करते थे, छोटी जॉब ही करते थे। लेकिन उसके बाद भी जैसे इंडिया में गुरुद्वारे चलते थे वैसे ही चलवाए। पहला गुरुद्वारा 1905 में खुला, उसके बाद दूसरा जो गुरुद्वारा खुला था वो 1908 में खुला था। और ये जो गुरुद्वारे खुले थे इसकी वजह से पूरी सिख कम्युनिटी कनेक्टेड थी। सब लोग यहाँ पे प्रेयर के टाइम पे मिलते थे और कोई इंडिया से भी आता था तो उसके लिए आराम रहता था, उसको तुरंत जॉब ढूंढने का प्रेशर नहीं रहता था, वो आराम से उसको थोड़ा टाइम मिल जाता था जॉब ढूंढने के लिए। और कनाडा के अंदर जो ऑलरेडी सिख कम्युनिटी रहती थी वो लोग चाहते भी थे कि इंडिया से ज्यादा लोग आए। अब सिख कम्युनिटी जो वहां पे आके डबल मेहनत करके पैसा कमा रही थी, इससे जो कनाडा के लोकल लोग थे उनके साथ उनका कॉम्पिटिशन होने लगा। और यही रीजन था कि जो वहां के लोकल लोग थे जो पहले से काम कर रहे थे वो सिख कम्युनिटी से खुश नहीं थे। उन्होंने इन्हीं सब वजह से डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट किया उनके साथ। और क्योंकि उनके पास वोटिंग राइट्स नहीं थे तो पॉलिटिशियंस भी लोकल लोगों को सपोर्ट ज्यादा करते थे। और ये चीज इतनी बढ़ गई थी कि ईयर 1907 में वैनकूवर के अंदर दंगे हुए, बहुत ज्यादा तोड़फोड़ हुई, कई लोगों की जान भी गई, चोट लगी। ये उस टाइम की इमेज है। और ये जो दंगे हुए थे इसके बाद लोकल लोग बहुत ज्यादा गुस्से में थे। उन्होंने अपने नेताओं के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बनाया कि ये इतनी तेजी से हमारे देश में आके हमारी जॉब खा रहे हैं, इनके लिए स्ट्रिक्ट पॉलिसी बनाई जाए वरना वोट मिलेंगे नहीं आपको। 2 साल कंटिन्यूअस प्रेशर बनाने के बाद
कैनेडियन पॉलिटिशियंस और लोकल अथॉरिटी हरकत में आई और काफी स्ट्रिक्ट पॉलिसी बना दी उन्होंने। और हाल ये हो गया कि जहां पे इतने सारे इंडियंस आ रहे थे कनाडा में, ईयर 1909 में सिर्फ 6 इंडियंस ही कनाडा पहुंच पाए। अब देखिए, पॉलिसी तो इन्होंने बना दी थी, लेकिन जो लोकल अथॉरिटी थी उनको यूके से परमिशन लेना कंपलसरी था। अब यूके के सामने दिक्कत ये थी कि वो ऐसे रंग के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती, रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकती थी। कनाडा और इंडिया दोनों ब्रिटिश की कॉलोनी थी, तो वो भेदभाव नहीं कर सकती थी। तो फिर इसका सोल्यूशन निकालने के लिए एक ट्रिक यूज की गई, जिससे भेदभाव भी नहीं हुआ और सिख आने से भी रुक गए। इन्होंने कुछ लॉ पास किए। पहला, जो भी इमिग्रेंट कनाडा आएगा उसके पास $200 होने चाहिए। ये उस टाइम के हिसाब से बहुत ज्यादा था। एक इंडियन की जो एवरेज अर्निंग थी वो 10 सेंट थी, तो उसके लिए $200 देना बहुत ही बड़ी बात थी, जबकि ये अमाउंट बाकी कंट्री के लिए बहुत कम था। दूसरी चीज, इंडिया से कनाडा के लिए कोई भी शिप डायरेक्ट नहीं आती थी, लंबा रास्ता था, तो बीच में रुकना पड़ता था। तो इन्होंने इस चीज का फायदा उठाया। तो इन्होंने ये रूल लगाया कि कनाडा सिर्फ वही लोग आ सकते हैं जो अपनी सिटीजनशिप वाली कंट्री से एक कॉन्टिन्यूअस रूट के थ्रू कनाडा आएंगे, यानी बिना कहीं रुके। और तीसरा रूल था कि जो टिकट्स है कनाडा पहुंचने के लिए, जो शिप से टिकट खरीदने हैं, वो जर्नी करने से पहले ही खरीदने होंगे। और ये इसलिए था ताकि ब्रिटिशर्स को पहले से ही पता चल जाए, तो वो टिकट खरीदने में कुछ ना कुछ इशू कर दें। ये उस टाइम का ओरिजिनल ऑर्डर है। अब इससे एक इशू तो ये हुआ कि इंडिया से कोई आ नहीं सकता था, और दूसरी दिक्कत ये थी कि जो इंडियंस पहले से कनाडा में रह रहे थे, उनके बच्चे, फैमिली, सबसे वो कट गए थे। वो लोग कनाडा आके उनसे मिल नहीं पा रहे थे। तो ये सारे जब रूल्स आए, तो इसकी वजह से इंडिया से जो लोग कनाडा जाते थे वो तो बंद हुआ ही हुआ, इतना ज्यादा गैप हो गया था, फैमिली से लोग नहीं मिल पा रहे थे। तो जो कनाडा में रह रहे थे वो लोग भी वापस इंडिया चले गए। ईयर 1908 से लेके 1911 के बीच में ब्रिटिश कोलंबिया में इंडियन पॉपुलेशन आधी हो गई थी, और कई साल तक यही चलता रहा।